Hey, hi everyone, welcome to our channel. This is Darshan Jain this side. आज का लेक्चर that will be the introduction lecture. Introduction किसका? Introduction law सब्जेक्ट का. कौन से सब्जेक्ट का? लॉ सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन हम लोग करने वाले हैं. लॉ सब्जेक्ट किस कौन से कोर्स का सर? लॉ कौन से कोर्स का? लॉ हम लॉयर कर रहे हैं? नहीं, लॉयर का लॉ नहीं, एलएलबी का लॉ नहीं. हम सीए फाउंडेशन का लॉ डिस्कस करेंगे. हम सीए में फाउंडेशन का लॉ डिस्कस करेंगे. हम सीएस फाउंडेशन पहले जिसको बोलते थे, अभी उसको CSEET बोलते हैं, दैट इज़ कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट. ठीक है, हम इसका लॉ का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं. अब आप बोलोगे कि ये सब तो ठीक है सर, ये सब तो ठीक है, आप कौन हो? आपके दिमाग में सबसे पहले चलता रहेगा कि आप कौन हो. तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा अबाउट मी मतलब मेरे बारे में. ठीक है, मेरे बारे में सबसे पहली चीज़ मेरा नाम, माई नेम. ठीक है, माई नेम इज़ दर्शन अशोक जैन. ठीक है, मेरा नाम है दर्शन अशोक जैन. मेरा क्वालिफिकेशन है BCom, CA फाइनल, CS एग्जीक्यूटिव. एंड सब्जेक्ट, मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ? मैं पढ़ाता हूँ बिजनेस लॉ. मतलब मैं लॉ पढ़ाता हूँ और लॉ के अंदर भी बिजनेस लॉ, कमर्शियल लॉ जिसको बोलते हैं. चलो सर, ये तो हमको समझा कि आप कौन हो. अभी सबसे पहला चीज़ हमें समझना चाहिए अबाउट लॉ कि वाई इज़ लॉ रिक्वायर्ड. हमें सबसे पहले समझना चाहिए कि लॉ के बारे में समझना चाहिए, बराबर है कि नहीं. तो लॉ में वाई इज़ लॉ रिक्वायर्ड, तो इसका मैं आपको एकदम सिंपल एग्जांपल दूंगा. आप होपफुली आप सबको कनेक्ट हो जाएगा. देखो, सबसे पहला चीज़ गली क्रिकेट मतलब हम सब ने गली में क्रिकेट तो खेला ही है, और गर्ल्स को भी थोड़ा तो आइडिया होता ही है गली क्रिकेट के बारे में. ठीक है, गली क्रिकेट में क्या होता है, हमारी एक छोटी सी गली होती है जहाँ पे हम क्रिकेट खेलना शुरू करते हैं. यस और नो? यस सर, हम वहाँ पे क्रिकेट खेलना शुरू कर देते हैं. और क्रिकेट जब हम खेलते हैं तब खेलने के टाइम पे बहुत सारी चीज़ ऐसा होता है कि सपोज़ आपके आपके गली के अंदर बहुत सारे घर होते हैं, किसी के शॉप्स होते हैं, बाजू में एक नाला दैट इज़ गटर भी होता है, आजू बाजू में गंदगी भी होती है. एम आई राइट? यस. सो इन विच केस क्या होता है कि आप क्रिकेट खेलना शुरू करते हो, एंड क्रिकेट खेलते खेलते क्या होता है कि आपका जो बैट्समैन है वो क्या कर रहा है, बहुत ज़ोर से शॉट मार रहा है, हिट कर रहा है बॉल को, और वो जाके सामने वाले दुकान के कांच पे लग रहा है. तो सामने वाले दुकान के कांच पे जब बॉल लगती है तो वो दुकानदार जो है वो आके आपको बार बार डांटता है, और बार बार वो बॉल आपका ले लेता है. यस और नो? वो आपका बॉल ले लेता है, आपको चिल्लाता है वगैरह वगैरह. आप बहुत रिक्वेस्ट करते हो, स्टार्टिंग में एक दो बार तो वो आपको आपकी बॉल दे देता है. एम आई राइट? यस. मतलब मैंने भी खेला हुआ है तो मुझे आइडिया है. तो एक दो बार तो वो आपको आपकी बॉल दे देता है. लेकिन फिर क्या होता है, एक आधी बार आप जब बैट्समैन शॉट मारता है तो उस सामने वाले का जो कांच है वो टूट जाता है, और उस वजह से क्या हो जाता है, क्रिकेट खेलना बंद हो जाता है. सर, यस और नो? तो क्रिकेट खेलना बंद होता है, फिर आप वापस से जब क्रिकेट खेलना आप वापस आपको क्रिकेट खेलना है. एम आई राइट? आप सबको क्रिकेट खेलना है, परेशान हो, अब क्या करें? तो आप क्या करते हो, ये आपकी प्रॉब्लम हो गई है, वो सामने वाले के शॉप की जो कांच है वो आपकी प्रॉब्लम हो गई है, और उसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए आप क्या करते हो, आप रूल्स बनाते हो. आप रूल्स बनाते हो कि जिसने जोर से शॉट मारा और उस कांच पे लगा वो आउट, 6 आउट है. बराबर है कि नहीं? हम गली क्रिकेट में जनरली 6 आउट रखते हैं, है कि नहीं? क्योंकि गली छोटी होती है. सो ये एक एग्जाम्पल है. ये सर आपने एग्जाम्पल क्यों दिया? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन रहेगा कि सर आप हमें वाई लॉ क्यों पढ़ा रहे हो, पहले लॉ क्या होता है ये बताओ. बट मेरा मानना क्या, आप भी इस लेक्चर के बाद आप भी ये मानोगे कि पहले वाई होता है फिर वॉट होता है. बरोबर है कि नहीं? हमने कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो बाद में, मतलब पहले हमें प्रॉब्लम हुई, हमें कोरोना वायरस का प्रॉब्लम हुआ, देन हमने उसकी वैक्सीन ली है, बनाई है. एम आई राइट और रॉन्ग? है कि नहीं? तो वैसे ही पहले प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम हो. तो आपको मैं समझाता हूँ कि लॉ क्या होता है, वाई इज लॉ रिक्वायर्ड, मतलब लॉ रिक्वायर्ड क्यों होता है. तो सोसाइटी के अंदर सबसे पहले एक प्रॉब्लम आती है. प्रॉब्लम जैसे कि क्या, अब मैं एग्जांपल दूंगा आपको. देखो, 3 एग्जांपल देता हूँ. पहला एग्जांपल जो है एक्सीडेंट का. क्या हुआ था पहले के टाइम पे, जब हम स्टोनेज मैन, अपने सबने हिस्ट्री पढ़ा है, हम पहले स्टोनेज मैन से आते हैं. एम आई राइट? तो तभी के टाइम पे व्हीकल्स नहीं होते थे, बट स्टोनेज मैन जो है वो क्या करता था, वो चल के या फिर भाग के या फिर किसी एनिमल के ऊपर सवार करके वो ट्रैवलिंग किया करता था. यस और नो? फिर वन ऑफ देम ने क्या किया, उन्होंने देखा कि एक पत्थर जो है वो गिर रहा था, और वो जो गिर रहा था मतलब वो गोल गोल प्रकार का पत्थर था. इट वाज सर्कल इन शेप. एम आई राइट? तो पत्थर वो पत्थर मूव हो रहा था. तो उन स्टोनेज मैन को क्या लगा, उनको लगा कि है ना, ये जो गोल पत्थर होते हैं वो घूमते हैं, वो आगे बढ़ते, वो रुकते नहीं एक जगह पे. तो इसी से उस स्टोनेज मैन को आइडिया आया, किस चीज़ का उसको आइडिया आया, व्हील आविष्कार करने का. उन्होंने क्या किया, उससे व्हील का आविष्कार किया. और फिर व्हील का आविष्कार करने के बाद हमने क्या किया, बुलक कार्ट बनाए, और बुलक कार्ट के बाद हमने क्या किया, व्हीकल्स बनाए.
तो वैसे ही क्या हुआ, धीरे धीरे व्हीकल्स के जो नंबर्स थे वो बढ़ने लग गए, बराबर है। अब व्हीकल आए, फिर नंबर बढ़ने लगे, मतलब नंबर ऑफ व्हीकल्स जो है वो रोड पे बढ़ने लग गए। फिर लोग कैसे भी चलाते थे, कोई भी बराबर से, मतलब कोई किसी कुछ पाबंदी नहीं थी, तो लोग कैसे भी चला रहे थे, देयर वाज नो रेस्ट्रिक्शंस, एम आई राइट। सो इन दैट केस क्या हुआ, बहुत सारे एक्सीडेंट्स होने लगे, और वो हुआ प्रॉब्लम। एंड अगेन उस प्रॉब्लम की वजह से क्या हुआ, लॉ बनाया गया, दैट इज मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं आपको दूसरा एग्जांपल दूंगा, दैट इज साइबर क्राइम का। अब क्या होता है, आईटी मतलब क्या, अपना कंप्यूटर वगैरह, बराबर है कि नहीं, इंटरनेट वगैरह। सो इंटरनेट जब इंडिया में आया, इंटरनेट जो है वो इंडिया में जब आया, तो ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते थे, बट जैसे जैसे इंटरनेट का यूज़ बढ़ते गया, वैसे वैसे क्या हुआ, ऑनलाइन फ्रॉड बढ़ गए। देन ऑनलाइन, आपको तो पता ही, आप तो सोशल मीडिया के ज़माने के हो, तो सोशल मीडिया में बहुत सारा क्या होता है, हरासमेंट भी होता है, लोग बुलिंग भी करते हैं, बहुत बहुत सारे क्राइम होने लगे ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर में, अगर मैं बोलने जाऊँ तो उस वजह से फिर कानून लाया गया, मतलब दैट वाज अ प्रॉब्लम, सो उसके लिए भी क्या किया, कानून लाया गया, दैट इज आईटी एक्ट। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट आता है फ्रॉड। सर फ्रॉड मतलब क्या हुआ, मैं आपको एकदम सिंपल एग्जांपल बताता हूँ, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ये जो है, ये एलपीजी जो है, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया के अंदर, यस और नो? जिसका मतलब क्या था, लिबरलाइजेशन मतलब क्या होता है, जिस जिस भी पर्सन को जो भी बिजनेस करता है वो फ्रीली कर सकता है, मतलब उसको जो भी बिजनेस करना चाहता है वो फ्रीली कर सकता है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या हुआ, पहले जो बिजनेस गवर्नमेंट करते थे, अब वो बिजनेस जो है प्राइवेट कंपनी भी वो बिजनेस करना अलाउड कर दिया है। देन आता है अपना ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन बहुत सिंपल, पहले पहले क्या होता था, सैमसंग जो है या फिर एप्पल जो है वो प्रोडक्ट बनते थे फॉरेन में, बट इंडिया आना अलाउड नहीं था। बट नाउ आज के डेट पे कैसा हो गया कि इंडिया का जो प्रोडक्ट है वो बाहर बिकता है, और बाहर के प्रोडक्ट जो है वो इंडिया में भी बिकते हैं। सो मतलब आप मुझे बताइए, बहुत सिंपल सी बात है कि इसके वजह से बिजनेस बड़ा होगा कि नहीं बड़ा होगा? एक बार गेस तो करिए। ऑब्वियसली सर, बिजनेस तो बड़ा ही होगा, क्योंकि एलपीजी के वजह से क्या हुआ, वर्ल्ड बिकेम वन मार्केट। मतलब पहले हम क्या करते थे, ट्रेड कैसा करते थे, लोकली, फिर रीजनल हुआ, फिर क्या हुआ, नेशनल हुआ, और फिर नेशनल से इंटरनेशनल ट्रेड हो गया। तो उस वजह से बिजनेसेस बढ़ गए, और बिजनेस बढ़ गए तो बिजनेस में फ्रॉड भी बढ़ गए, और ये फ्रॉड बढ़ने की वजह से हम क्या पढ़ रहे हैं, बिजनेस लॉ। क्योंकि आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होना चाहिए सर, कि हम CS या क्या बोलते हैं इसको, CA में हम ये कोर्स कर रहे हैं, जो भी XYZ जो भी हम कोर्स कर रहे हैं, तीनों कोर्स में लॉ क्यों आ रहा है? क्योंकि हम लॉ जो पढ़ रहे हैं वो बिजनेस लॉ पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम बड़े होके, हम जब क्वालिफाई हो जाएंगे तो हम बिजनेसेस को संभालने वाले हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? सो ये था लॉ, मतलब ये था वाई इज लॉ रिक्वायर्ड। तो मैं अगेन आपको सिंपल शब्दों में बताऊंगा वाई इज लॉ रिक्वायर्ड, क्योंकि सोसाइटी में कोई भी प्रॉब्लम आती है, और प्रॉब्लम का जो सल्यूशन होता है वो हो जाता है लॉ। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इन सिंपल वर्ड्स, व्हाट इज लॉ? लॉ क्या है? जैसे हम क्रिकेट खेल रहे थे, तो लॉ क्या बनाया, रूल्स एंड रेगुलेशन, बरोबर है कि नहीं? लॉ क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन। और क्यों बनाया? क्योंकि हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करना था, हमें क्रिकेट खेलना था, बरोबर है कि नहीं? तो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए, और ये रूल्स एंड रेगुलेशन हम कहाँ पे बनाते हैं, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? आप भी जो क्रिकेट खेल रहे थे वो सोसाइटी में ही खेल रहे थे। अब सोसाइटी का मतलब ये नहीं कि जहां हम रहते हैं, सोसाइटी का मतलब पर्यावरण, एनवायरमेंट, द सोसाइटी जहां पे हम तुम सब मिलके रहते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? इज वेरी वेरी क्लियर? ठीक है। तो व्हाट इज लॉ ये मैंने आपको समझा दिया, वाई इज लॉ ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, वाई इज लॉ रिक्वायर्ड। ठीक है, तो आपको ये, सर आप ये सब क्यों समझा रहे हो? क्योंकि आपको ये सब समझना चाहिए कि हम लॉ लॉ क्यों रिक्वायर्ड है, लॉ होता क्या है। ठीक है, अब मैं आपको इस लेक्चर में बहुत भारी ज्ञान देने वाला हूँ, बहुत भारी नॉलेज देने वाला हूँ, आप ध्यान देना। सर ये लॉ, लॉ का सोर्स क्या है? सोर्स का मतलब पावर कहाँ से आता है लॉ बनाने का, लाइक हाउ 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 डू वी गेट पावर टू मेक लॉ? सो आई विल टेल यू वन थिंग, बहुत सिंपल है। हम कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं इंडिया में। हम कहाँ रहते हैं? इंडिया। अपनी कंट्री कौन सी है? इंडिया। क्या इंडिया बोल पाती है? नहीं, इंडिया नहीं बोल पाती। सर क्यों? क्योंकि वो ह्यूमन ही नहीं है। इट्स नॉट अ ह्यूमन, इट्स नॉट अ ह्यूमन, इंडिविजुअल नहीं है वो, अपने बारे में कभी खुद बता पाएगी नहीं। इट विल नेवर स्टेट अबाउट इट सेल्फ, वो बता ही नहीं पाएगा कि वो क्या कर सकते हैं, उसके क्या पावर है, क्या उसके ड्यूटीज़ है, बरोबर है कि नहीं, वो नहीं बोल पाएगा। देयरफॉर इट कैन नॉट स्पीक अबाउट द पावर, ड्यूटीज़, राइट्स एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें हैं।
बट अभी सर इंडिया नहीं बोल पाता है, बट हम तो सुनते हैं न्यूज़ में कि इंडिया ने ऐसा कर लिया, इंडिया ने वैसा कर लिया, या फिर फॉर दैट एग्जाम्पल अमेरिका ने ऐसा किया वैसा किया। अमेरिका ने ऐसा किया हम कैसे समझेंगे, अमेरिका ने क्या किया, मतलब अमेरिका थोड़ी ना कोई इंसान है। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? सो कैसे किया सर, कैसे किया? क्योंकि 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 कॉन्स्टिट्यूशन, अब पावर, अब मेरी बात समझना, क्योंकि इंडिया बोल नहीं पाती है, इसीलिए हमें ऐसा कोई एक डॉक्यूमेंट चाहिए जो इंडिया के बिहाफ पे बोल पाए। आई यू अंडरस्टैंडिंग? जो इंडिया को, इंडिया क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती है, ये सब कहीं लिखा हुआ होना चाहिए। इसीलिए हमने क्या बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपको सबको पता है संविधान ऑफ इंडिया। और एक आपको नॉलेज दूं, सबसे लंबा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का है, सबसे लंबा। जितनी भी कंट्रीज है, ठीक है, उन सब में सबसे लंबा संविधान किसका है? इंडिया का है। और संविधान के अंदर होता क्या है सर? संविधान के अंदर होते हैं आर्टिकल्स, आर्टिकल्स होते हैं और स्केड्यूल्स होते हैं। ओके, आर्टिकल्स होते हैं, स्केड्यूल्स होते हैं, पार्ट्स भी होते हैं, बट वो उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे। आर्टिकल्स होते हैं और स्केड्यूल्स होते हैं। कितने आर्टिकल्स हैं? अब कुछ लोग बोलते हैं 395, कुछ लोग बोलते हैं 448। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? कुछ लोग बोलते हैं 395 आर्टिकल्स है, कुछ बोलते हैं 448 आर्टिकल्स है। एम आई राइट? तो आप मेरी बात सुनिए, एक्चुअली अगर देखने जाए तो आर्टिकल जो है वो 395 है, ठीक है, लेकिन अगर हम उसके अंदर जो अमेंडमेंट्स को अगर इंक्लूड करते हैं तो वो बन जाते हैं 448 आर्टिकल्स, ठीक है। सो मैंने आपको दोनों दोनों बता के रखता हूँ कि अगर आप नॉर्मली देखने जाओगे तो जनरली कितने आर्टिकल्स है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? 395 आर्टिकल्स है। लेकिन अगर आप अमेंडमेंट को अगर इंक्लूड करोगे तो आपके कितने आर्टिकल्स बन जाएंगे? 448 आर्टिकल्स बन जाएंगे। आगे बढ़ते हैं सर। स्केड्यूल्स कितने हैं? 12। 12 हमारे लिए स्केड्यूल इंपॉर्टेंट है सर। क्यों स्केड्यूल? क्योंकि स्केड्यूल नंबर 7, मैं चिल्ला रहा हूँ क्यों? क्योंकि आपको ध्यान देना है। स्केड्यूल नंबर 7, सेवेंथ स्केड्यूल जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, वो पावर देता है लॉ बनाने का। मतलब लॉ कैसे बनता है, लॉ कौन बना सकता है, कौन नहीं बना सकता है, ये पावर कहाँ से मिलता है? ये मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन के 7 स्केड्यूल से। कहाँ से मिलता है? कॉन्स्टिट्यूशन के 7 स्केड्यूल से ये पावर मिलता है। और ये पावर किसको दिया गया है? गवर्नमेंट को दिया हुआ है। किसको दिया हुआ है? गवर्नमेंट को ये पावर दिया हुआ है कि लॉ बनाने का। सर कौन सी गवर्नमेंट? यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट? मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट? अरे केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार। समझ रहा है कि नहीं आपको? इन दोनों को पावर दिया गया है लॉ बनाने का। अब इसको समझने के लिए डिटेल में, सर मतलब गवर्नमेंट लॉ बनाता है, मतलब ये हमको समझ रहा है। मैं आपको और डिटेल में थोड़ा सा समझाता हूँ कि अपने गवर्नमेंट के कितने ऑर्गन्स है। अपने गवर्नमेंट के कितने ऑर्गन्स है? सर ये क्या होता है गवर्नमेंट के ऑर्गन्स? अरे जैसे अपना बॉडी है, बॉडी को फंक्शन करने के लिए अपने पास अलग अलग क्या है? ऑर्गन्स है। वैसे ही गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करेगी, उनके भी ऑर्गन्स है। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? सो इन विच केस कितने ऑर्गन्स है सर? ऑर्गन्स है 3। लेजिस्लेटिव बॉडी, एडमिनिस्ट्रेटिव जिसको एग्जीक्यूटिव भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव बॉडी भी बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव भी बोलते हैं। फिर लास्ट आता है जुडिशियल बॉडी। सब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। एकदम चिंता मत करिए, आराम से निश्चिंत रहिए, ठीक है? ओके सर, लेजिस्लेटिव बॉडी क्या करता है? लेजिस्लेटिव बॉडी जो है वो लॉ बनाता है। क्या करता है? लॉ को बनाता है। सर ये एडमिनिस्ट्रेटिव या एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या करता है? ये है लॉ को इम्प्लीमेंटेशन करता है, लॉ को लागू करना जो है वो इनका काम है। और सर ये जुडिशियल बॉडी क्या करता है? लॉ कंप्लायंस करना। लॉ कंप्लायंस करना मतलब क्या? लॉ फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है ये चेक करना, ठीक है। ये है जुडिशियल बॉडी का काम। नेक्स्ट सर अभी हम देखेंगे, सबसे पहले सर लेजिस्लेटिव बॉडी में कौन कौन आता है? सर लेजिस्लेटिव बॉडी में कौन कौन आता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट आती है और स्टेट गवर्नमेंट आती है। आपका ध्यान होना चाहिए स्क्रीन पे। लेजिस्लेटिव बॉडी में कौन कौन आता है सर? सेंट्रल गवर्नमेंट भी आता है और अपना स्टेट गवर्नमेंट भी आता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक है सर। एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी में या एग्जीक्यूटिव बॉडी में कौन आता है? तो उसमें आता है मिनिस्ट्री या फिर डिपार्टमेंट्स। कौन आता है? मिनिस्ट्री या तो फिर डिपार्टमेंट आते हैं। मिनिस्ट्री सर, मिनिस्ट्री जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ अपना एग्रीकल्चर, बहुत सारे मिनिस्ट्री है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अपना, आपने तो हेल्थ के बारे में तो बहुत सुना ही रहेगा कोविड के टाइम पे। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, WHO आपने सुना ही रहेगा। WHO इज नॉट मिनिस्ट्री अपना, बट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ होता है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स है मिनिस्ट्री के। तो ये सब कहाँ पे आते हैं? ये लागू करने में आते हैं। मिनिस्ट्री कहाँ पे आती है? लागू करने पे आते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं। सर जुडिशियल बॉडी में क्या आता है? जुडिशियल बॉडी में कौन आता है? कोर्ट आते हैं। कौन आता है? कोर्ट। जैसे कि सबसे बड़ा कोर्ट, सबसे 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 टॉप कोर्ट अपने इंडिया में कौन सा है? एपेक्स कोर्ट कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट। आप सब लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ के ही आए हो, है कि नहीं? सर हाँ याद मत दिलाओ, इट्स ओके, कोई बात नहीं। इन विच केस सुप्रीम कोर्ट जो है वो सबसे क्या है? अपना मेन कोर्ट है।
ठीक है, हेड ऑफ ऑल द कोर्ट, अब समझ रहे हो कि समझ रहे हो, उसका डिसीजन फाइनल डिसीजन। और सर फिर और कौन से कोर्ट है, हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट। सर और कौन से कोर्ट है, और भी कोर्ट आते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है, सेशन कोर्ट आते हैं, बहुत सारे कोर्ट्स हैं। लेकिन आपको एक चीज ध्यान देनी है, सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होता है वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है लॉ ऑफ द लैंड। क्या बन जाता है, लॉ ऑफ द लैंड। ये मैं आगे आपको समझाऊंगा, चिंता मत करना। और सर हाई कोर्ट का जो लॉ होता है, लॉ ऑफ दैट रीजन, रीजन बोलो या फिर एरिया बोलो, ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग। तो सर आपको मैंने तीन चीज समझाई अभी, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, कितने ऑर्गन है, तीन ऑर्गन है। पहला कौन सा है, लेजिस्लेटिव बॉडी है अपना, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर एग्जीक्यूटिव बॉडी है, और जुडिशियल बॉडी है। सर लॉ बनाता कौन है, लेजिस्लेटिव बॉडी। सर लॉ लागू कौन करवाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। सर कंप्लायंस, लॉ फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, कौन चेक करता है, जुडिशियल बॉडी चेक करता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। सर अभी मैंने आपको ये भी बताया कि सर लेजिस्लेटिव बॉडी में कौन आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। सर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी में कौन आता है, तो मैंने आपको बताया अलग अलग मिनिस्ट्री आती है या फिर डिपार्टमेंट्स आते हैं। और फिर मैंने आपको बताया जुडिशियल बॉडी में कौन कौन आता है, जुडिशियल बॉडी में कौन कौन आता है, कोर्ट आता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह वगैरह। अब हम लेजिस्लेटिव बॉडी को ध्यान से देखेंगे क्योंकि वो लॉ बनाते हैं, हम उसके बारे में समझते हैं। सर लेजिस्लेटिव बॉडी में दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आता है, ये आपने बताया, यस मैंने ये बताया। सेंट्रल गवर्नमेंट, सर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है मतलब क्या, पार्लियामेंट, अपना जो पार्लियामेंट होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब वो मतलब पार्लियामेंट में लॉ, सेंट्रल गवर्नमेंट जो लॉ बनाता है। देखो अपने यहाँ पे दो टाइप के कानून होते हैं, दो टाइप के सरकार होती है, एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होता है स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में तो आपको पता ही होगा बीजेपी की सरकार है, हाँ के ना, मतलब बीजेपी जो लॉ बनाती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो लॉ बनाती है वो पूरे देश पे लगता है। स्टेट गवर्नमेंट आप जिस भी स्टेट में हो उस पर डिपेंड करता है। ओके अभी स्टेट गवर्नमेंट महाराष्ट्र की बात करो, ठीक है, आई स्टे इन महाराष्ट्र, तो मैं आपके महाराष्ट्र की बात करता हूँ। महाराष्ट्र के अंदर कौन सा स्टेट है अपना, महाराष्ट्र स्टेट है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। सर वहाँ पे एकनाथ शिंदे की सरकार है। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। तो वो लोग लॉ बनाते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग, इज वेरी क्लियर। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो लॉ बनता है, लेजिस्लेटिव बॉडी दो है, अपनी पार्लियामेंट है और दूसरा अपना स्टेट लेजिस्लेटिव। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। ओके तो पार्लियामेंट के अंदर जो लॉ बनता है, पार्लियामेंट के सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी लॉ बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी लॉ बनाता है उसके अंदर तीन लोग आते हैं, तीन लोग आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पार्लियामेंट में लॉ बनाते वक्त। सबसे पहला आता है हाउस ऑफ पीपल, दैट इज जिसको हम बोलते हैं लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल जिसको बोलते हैं लोकसभा। फिर आता है काउंसिल ऑफ स्टेट, उसको बोलते हैं राज्यसभा। और तीसरा आता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब ये तीन लोग मिलके क्या करते हैं, ये तीन लोग मिलके क्या करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ बनाते हैं, मतलब यूनियन गवर्नमेंट का लॉ बनाते हैं जो पूरे देश पे लगता है। और इन तीनों की परमिशन रहेगी तभी सेंट्रल लॉ बनता है, मतलब ऐसा लॉ जो पूरे देश पे लगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग। इनमें जो जो हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पॉलिटिशियंस, जो पॉलिटिशियन लोकसभा में होते हैं या राज्यसभा में होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। इसको हम क्या बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। भारी ज्ञान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, अगर मिल रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। इन विच केस अभी अपन स्टेट गवर्नमेंट का देखते हैं। स्टेट गवर्नमेंट में सर कौन कौन होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट में लॉ बनाने के लिए कौन कौन होता है, गवर्नर होता है। कौन होता है, गवर्नर। हर स्टेट का एक गवर्नर होता है, हर स्टेट का एक क्या होता है, गवर्नर होता है, जो क्या करता है, पूरे स्टेट का हेड होता है, पूरे स्टेट का हेड होता है। और वैसे ही वहां पे होती है लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हम प्यार से पता है क्या बोलते हैं, विधानसभा। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। तो यहाँ पे जब भी लॉ बनाते हैं, जब भी स्टेट में कोई भी लॉ बनता है तो इन दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है, मतलब गवर्नर का भी इन्वॉल्वमेंट होता है एंड विधानसभा में जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जो लोग होते हैं, जो मेंबर होते हैं, उनका भी इन्वॉल्वमेंट होता है। अब आप मुझे बताइए लेजिस्लेटिव असेंबली, अगर आपको आइडिया है तो आप कमेंट सेक्शन में बताना। लेजिस्लेटिव असेंबली में जो लोग होते हैं उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग। तो ये मैंने आपको बताया क्या है, ये मैंने आपको अभी तक लॉ कैसे बनता है ये नहीं बताया, मैंने आपको बताया है कि लॉ बनाने के लिए कौन कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं, कैसे लॉ जो है वो
कितने लोग मिलके, मतलब यहाँ पे देखो, आप देख रहे हो अलग अलग बॉडियाँ बनाई हुई है, ऑर्गन बनाया गया, आप समझ रहे हो कि नहीं, लेजिस्लेटिव बॉडी बनाई, एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाई और अपना जुडिशियल बॉडी बनाया है, और उनमें कौन कौन लोग होते हैं मैंने आपको ये समझाया है अभी। ठीक है, अभी मैं आपको क्या समझाऊंगा, अभी मैं आपको समझाता हूं कि लॉ बनता कैसे है, हाउ इज लॉ मेड, लॉ बनता कैसे है। अब मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लूंगा, एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पे मैं आपको स्टेट लॉ का नहीं बता रहा कुछ भी, क्योंकि हम बिजनेस लॉ पढ़ने वाले हैं, हम वो कानून पढ़ने वाले हैं जो पूरे देश पे लगता है, तो वो कानून कैसे बनता है हमें वो समझना चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? इन विच केस हाउ इज लॉ मेड। तो आपको एक चीज तो पता है, लॉ की आवश्यकता कब होती है, लॉ की आवश्यकता कब होती है, जब कोई प्रॉब्लम आती है, जब कोई प्रॉब्लम आती है। तो प्रॉब्लम सर जब किसी मिनिस्ट्री के पास कोई प्रॉब्लम आती है, जब मिनिस्ट्री के पास कोई प्रॉब्लम आती है तो वो किसके पास जाता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। किसके पास जाता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट, सीजी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, एक ग्रुप ऑफ लोगों की कमिटी बनाता है, और वो कमिटी का नाम होता है रिसर्च कमिटी। मतलब वो लोग क्या करते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है, क्या इस पे कोई लॉ बनने की आवश्यकता है कि नहीं, वो लोग अपना रिसर्च करते हैं इसके ऊपर, और रिसर्च करने के बाद वो लोग क्या करते हैं, अपना एक ड्राफ्ट बिल बना के, क्या बनाते हैं, ड्राफ्ट बिल बना के सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं वापस से। सेंट्रल गवर्नमेंट उस बिल के साथ क्या करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट उस ड्राफ्ट बिल को एक्सपर्ट लोगों के पास देता है। किसको देता है, एक्सपर्ट लोगों को। सर एक्सपर्ट लोग अलग अलग जगह पे अलग अलग, जैसे कि बिजनेस में जो एक्सपर्ट है, देखो बाबा, आप लॉ तो बना दोगे बट बिजनेस वालों को भी तो पूछना पड़ेगा ना कि ये लॉ काम भी करेगा कि नहीं करेगा। जैसे कि जीएसटी बना, जीएसटी जो लॉ है अपना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, बराबर, आप सबको तो पता ही होगा, ठीक है। तो वो बनने के पहले बिजनेस को पूछना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस पे लगता है वो लॉ, एंड सेकेंडली अपने पे भी लगता है, नो डाउट, बट ज्यादा करके किस पे लगेगा, बिजनेस पे लगेगा, बराबर है कि नहीं। इट्स नॉट लाइक दैट कि अपने पे नहीं लगेगा, क्योंकि हम भी जब एक लेस का पैकेट खरीदते हैं हम भी जीएसटी पे करते हैं, बट हमें वो पूछने नहीं आते। वो लोग किसको पूछते हैं, एक्सपर्ट लोगों को, क्योंकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को पूछते हैं, और अलग अलग बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटी होती है उनको पूछते हैं। सर अलग अलग बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी मतलब किसको पूछते हैं सर, जैसे कि ICAI, जैसे कि ICSI, समझ रहा है कि नहीं, जैसे कि CMA इंस्टीट्यूट को, जैसे कि IIM मतलब MBA के बड़े बड़े B स्कूल्स बोलते हैं उसको, है कि नहीं, B स्कूल को पूछते हैं। तो ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट को, एक्सपर्ट्स को पूछता है सीजी कि आप अपना कोई सजेशन दीजिए इस ड्राफ्ट बिल पे। तो वो लोग अपना सजेशन देते हैं सीजी को, और सीजी फिर उनका सजेशन को क्या करता है, अपने ड्राफ्ट बिल में अगर अगर लगता है कि इसको इंक्लूड करना चाहिए तो उस सजेशन को अपने ड्राफ्ट बिल में इंक्लूड करके वो ड्राफ्ट बिल आगे भेजता है। सर आगे कहाँ भेजेगा, अरे बाबा ये कौन सा लॉ है, ये कौन सा लॉ है जो पूरे देश पे लगने वाला है। तो पूरे देश पे अगर लॉ लगने वाला है तो कहाँ जाएगा, पार्लियामेंट में जाएगा। कहाँ जाएगा, पार्लियामेंट में जाएगा, और पार्लियामेंट में जाने के बाद सबसे पहले वो कहाँ जाता है, लोकसभा में जाता है। लोकसभा में कितनी सीट्स होती है, 550, 550 सीट्स होती है, 550 सीट्स होती है लोकसभा के अंदर। तो हमें कितने 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 वोट चाहिए रहेंगे, हाफ, 50% से ज़्यादा। मतलब उस बिल को अगर पास करना है तो 50% से ज़्यादा फेवर में होना चाहिए वोटिंग, है कि नहीं। तो 50% कितना होता है, 276 वोट्स चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। सो जब वो लोकसभा में बिल पास होता है वो जाता कहाँ पे है, राज्यसभा में जाता है, और राज्यसभा में कितनी सीट्स होती है, 250 सीट होती है। अच्छा, इसमें भी कोई बच्चा बोलेगा कि सर 250 नहीं 245 है अभी, ऐसा नहीं है, 250 मैक्सिमम सीट्स, बोलते हैं ना मैक्सिमम सीट स्ट्रेंथ कितना है, तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 250, बट अभी फिलहाल ऑक्यूपाई कितना हो रहा है, 245 हो रहा है, बट दैट इज नॉट आवर कंसर्न, हम 250 को पकड़ के चलते हैं। सो इन विच केस 250 सीट्स में से हमें अगर उस बिल को पास करना है तो 126 वोट्स फेवर में चाहिए, और जब 126 वोट्स फेवर में आता है तो वो बिल जाता है किसके पास, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जब वो बिल जाता है, फिर प्रेसिडेंट उसके ऊपर क्या करता है, साइन करता है। क्या करता है, उसके ऊपर साइन करता है, और साइन करने के बाद वो जो ड्राफ्ट बिल था वो बन जाता है एक्ट। समझ रहा है कि नहीं, वो एक्ट जब बनता है वो कब बनता है, जब प्रेसिडेंट की साइन लग जाती है ड्राफ्ट बिल पे। आई होप आप मेरे संग संग चल रहे हो।
इन विच केस क्या होता है, वो एक्ट जब बन जाती है तो उस एक्ट को हम क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं। क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं। सर कहाँ पे करते हैं, ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया में। कहाँ पे करते हैं, ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया। सर ये ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया क्या होता है, हमारा क्वेश्चन तो वो है। तो ये ऑफिशियल गैजेट, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, देखो यू कैन नॉट टेक माई एग्जाम्पल एज इट इज़, ठीक है। मैं आपको रफ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे हम रोज़ सुबह क्या करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो हमें हमें मालूम पड़ता है कि देश में क्या हो रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। हम जब रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अलग अलग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हमें मालूम पड़ता है देश में क्या हो रहा है। वैसे ही अगर देश में कोई कानून या कोई इंपॉर्टेंट सूचना जो देश को, पूरे देश को पता होनी चाहिए, देश के जो सिटीजन्स है, जो लोग हैं, ठीक है, अगर उन तक ये बात पहुंचानी है तो देश का एक न्यूज़पेपर है। रफली समझिए, देश का न्यूज़पेपर इसको बोलते हैं ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया। इसे हम हिंदी में राजपत्र भी कहते हैं, ठीक है। ऑफिशियल गैजेट में जब ये न्यूज़, जब ये एक्ट जो पब्लिश हो जाती है, हमने क्या किया, ड्राफ्ट बिल को हमने क्या किया, प्रेसिडेंट की साइन लगी, वो एक्ट बन गया। उस एक्ट को हमने पब्लिश किया कहाँ पे, ऑफिशियल गैजेट में हमने उसको पब्लिश किया। और पब्लिश करने के बाद वो जो जिस तारीख को वो ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश होती है उसे बोलते हैं इफेक्टिव डेट। आर यू अंडरस्टैंडिंग। उस दिन वो लॉ, वो कानून लग जाता है। आई होप आपको समझा रहेगा, आप मेरे संग संग हो, आपको इंटरेस्ट आया रहेगा। तो ये मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझाया कि इसका लॉ कैसे बनता है करके। और ये कौन सा लॉ मैंने बताया, यूनियन लॉ, मतलब पूरे पूरे कंट्री पे लगता है। कोई स्टेट लॉ की बात नहीं कर रहा हूँ, जो पूरे देश पे लग रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। स्टेट लॉ कभी भी पूरे देश पे लगता नहीं है। सर स्टेट लॉ का एग्जांपल दीजिए ना। जैसे कि महाराष्ट्र के अंदर अलग अलग सोसाइटी में आप जब रहते हो तो हर एक सोसाइटी का एक एक्ट होता है। हर एक सोसाइटी का एक्ट, मतलब हर एक सोसाइटी के लिए एक्ट बनाई गई है जो सिर्फ महाराष्ट्र में एप्लीकेबल है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। वैसे वैसे सर कोई कोई एग्जांपल दीजिए सर, ऐसा कोई लॉ जो पूरे देश पे लगता है। सर पूरे देश पे वो लॉ लग रहा है, तो मैं आपको एग्जांपल जो आपको कनेक्ट होता है वो जीएसटी ही है, जो आपको आपको कनेक्ट होगा। क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे, कंपनीज एक्ट है। कंपनीज एक्ट जो है 2013, अगर आप में से कोई एसपी स्टूडेंट रहेगा तो आपको पता रहेगा, कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो पूरे देश पे लगता है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। सर ये तो हमें समझ गया कि सर लॉ बनता कैसे है। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज समझाना चाहता हूँ। देखो ये आपके सिलेबस का पार्ट तो एज सच तो नहीं है। आप किसी किसी के सिलेबस का पार्ट होता है, सीएस का होगा, ठीक है, बट हर एक के सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो बट सर आप ये हमें क्यों बता रहे हो, आपको नॉलेज होना चाहिए। आप लॉ पढ़ने जा रहे हो तो आपका बेसिक्स क्लियर होना चाहिए, है कि नहीं। इन विच केस आपको समझना है लॉ के अंदर क्या क्या चीजें होती है। लॉ के अंदर आता है एक्ट, सबसे पहली चीज आती है एक्ट। लॉ के अंदर आता है ऑर्डिनेंस। लॉ के अंदर आता है ऑर्डिनेंस। अब ऑर्डिनेंस क्या होता है मैं आपको समझाना चाहूंगा, एक सेकंड लेके। ऑर्डिनेंस पता है क्या है। बहुत बार क्या होता है, जब लोकसभा और राज्यसभा सेशन में नहीं होती है, मतलब वहाँ पे रिसेस होता है, अगर मैं आपको समझाने जाऊँ तो वहाँ पे छुट्टियाँ होती है, लोकसभा और राज्यसभा सेशन में नहीं है, बट हमें लॉ बनाने की आवश्यकता है, हमें इमरजेंसी है, हमें अर्जेंट है, वी हैव टू मेक लॉ। तो प्रेसिडेंट को पावर दिया गया है, किसको दिया गया है, प्रेसिडेंट को पावर दिया गया है कि वो लॉ बना सकता है, उसकी साइन से ही लॉ बन जाएगा, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा तो सेशन में नहीं है, बराबर है कि नहीं। लेकिन वो टेम्पररी लॉ होता है। क्या होता है वो, टेम्पररी लॉ। ऑर्डिनेंस जो है वो टेम्पररी लॉ है। सर टेम्पररी मतलब कब तक रहेगा, एक बार लोकसभा और राज्यसभा फिर से सेशन में आ जाती है, मतलब वहां पे रिसेस ओवर, छुट्टियां खत्म, उसके बाद 6 हफ्ते तक, कितने तक, 6 हफ्ते तक, 6 वीक्स तक रिसेस ओवर, वहां से लेके 6 वीक्स तक अगर कोई निर्णय नहीं लिया गया, अगर कोई डिसीजन नहीं लिया गया ऑर्डिनेंस के ऊपर, जो किसने बनाया था, प्रेसिडेंट ने बनाया था, अगर उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं लिया गया तो वो ऑर्डिनेंस जो है वो रद्द किया जाएगा। इट विल बी ऑफ नो यूज। वो ऑर्डिनेंस अब कोई काम का नहीं। लेकिन अगर 6 हफ्ते के अंदर अगर कोई डिसीजन लिया गया, अगर लोकसभा ने भी पास कर दिया, राज्यसभा ने भी पास कर दिया, वो क्या बन जाएगा, एक्ट, प्रेसिडेंट के साइन के बाद, ऑब्वियस सी बात है। सो आई होप आप समझ रहे होंगे। तो ऑर्डिनेंस क्या होता है, टेम्पररी लॉ होता है, जो कौन बनाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाता है। नेक्स्ट आता है रूल्स। रूल्स कौन बनाता है, रूल्स बनाते हैं मिनिस्ट्री।
अलग अलग मिनिस्ट्री रूल्स बनाती है। जैसे कि अगर कंपनी लॉ की बात करूँ तो कंपनी लॉ के रूल्स कौन बनाता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, MCA। क्या नाम लिया मैंने, MCA। MC स्टैंड नहीं, MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। और टैक्स के लॉज कौन बनाता है, टैक्स के रूल्स कौन बनाता है सर, टैक्स के रूल्स कौन बनाता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू बोलो उसको आप। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? आगे बढ़ते हैं। सर रेगुलेशन, सर रेगुलेशन कौन बनाता है, प्लीज टेल अस रेगुलेशन क्या होता है। रेगुलेशन भी लॉ का पार्ट होता है। ये सब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, लॉ के पार्ट, लॉ में क्या क्या आता है, ये सब लॉ है, समझ रहा है कि नहीं। तो सर रेगुलेशन कौन बनाता है, स्पेसिफिक बॉडी बनाती है। कौन बनाती है, स्पेसिफिक बॉडी बनाती है। अगर मैं एग्जांपल दूं आपको तो सेबी। सेबी क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या करता है, लिस्टेड कंपनियों के लिए, लिस्टेड कंपनियों के लिए क्या बनाती है, रेगुलेशंस बनाती है। सर नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है अपने यहाँ पे नोटिफिकेशन। सर नोटिफिकेशन क्या होता है, नोटिफिकेशन क्या होता है, क्या ये भी पार्ट है लॉ का, यस ये भी पार्ट है लॉ का। तो सर ये क्या होता है, इट इज लीगल अनाउंसमेंट। जब भी सरकार को कोई अनाउंसमेंट करनी है तो वो नोटिफिकेशंस इशू करते हैं। नोटिफिकेशंस इशू करके क्या हो जाता है कि वो जो है वो सरकार के लिए, सरकार के लिए तो इम्पॉर्टेंट, मतलब लागू क्या बोलते हैं, मैंडेटरी बन जाता है। और अगर 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 जो ये है क्या बोलते हैं, कंसर्न पर्सन, जिसको ये नोटिफिकेशन लगने वाला है, जिसके ऊपर ये लगने वाला है, उसके लिए क्या बन जाता है कि अगर उसके हित में है तो वो फॉलो करेगा, वरना वो फॉलो नहीं करेगा। इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, अभी के लिए आप समझो कि नोटिफिकेशन क्या होता है, लीगल अनाउंसमेंट। सर फिर आता है सर्क्यूलर। क्या आता है, सर्क्यूलर। सर्क्यूलर क्या होता है, सर्क्यूलर इज क्लैरिफिकेशन या गाइडेंस। लॉ में क्या होता है, लॉ में सब बातें लिखी नहीं होती है, तो कहीं कहीं पे हमें क्या चाहिए, गाइडेंस चाहिए, क्लैरिफिकेशन चाहिए। तो उसको सरकार क्या करती है, सर्कुलर इशू करती है। सर्कुलर इशू करके क्या करती है, क्लैरिफिकेशन देती है, गाइडेंस गाइडेंस देती है। नेक्स्ट आता है केस लॉ, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, केस लॉ। ये मैं आपको बता रहा था। देखो केस लॉ कहाँ से आता है सर, केस लॉ कहाँ से आता है। देखो केस हम कहाँ पे लड़ते हैं, कोर्ट में लड़ते हैं। और मैंने आपको बताया था दो कोर्ट के नाम, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो भी केस जाते हैं और उसका जो भी निर्णय बनता है, जो भी निर्णय नतीजा निकलता है उसका, वो नतीजा पूरे देश पे लागू हो जाता है। इट बिकम्स द लॉ ऑफ द लैंड। मतलब वो जो नतीजा है वो फाइनल डिसीजन, समझ रहा है कि नहीं सलमान भाई। इसके बाद में अपने बाप की भी नहीं सुनता है कि नहीं, ऐसा है ना, अपने आप की भी नहीं सुनता, बाप नहीं आप, सॉरी। ठीक है, इन विच केस आगे बढ़ते हैं, जस्ट फॉर फन। केस लॉ के अंदर हाई कोर्ट, हाई कोर्ट जो केस लॉ का जो नतीजा देता है, मतलब हाई कोर्ट में जो भी केस लड़े जाते हैं, उसके जो नतीजे, जो अपना रिजल्ट आता है, उसका जो जजमेंट आता है, वो हाई कोर्ट कहाँ की है, बॉम्बे हाई कोर्ट है, तो बॉम्बे एरिया पे वो जो रिजल्ट है, जो नतीजा है, जो जजमेंट है, वो बॉम्बे एरिया पे लागू हो जाएगा। तो सर लॉ के अंदर क्या क्या आता है, एक्ट आता है, ऑर्डिनेंस आता है, रूल्स आते हैं, रेगुलेशंस आते हैं, नोटिफिकेशन आते हैं, सर्कुलर आते हैं, एंड देन लास्ट बट नॉट द लिस्ट, केस लॉ। तो ये था ऑल अबाउट लॉ। अब सबसे पहले लेट अस डिस्कस अबाउट सीए फाउंडेशन लॉ। सीए फाउंडेशन लॉ के अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट द सब्जेक्ट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सब्जेक्ट का नाम क्या है, सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस लॉ एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। बिजनेस लॉ एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, इसको दो पार्ट में हम बाइफोकेट करेंगे। एक आता है अपना बिजनेस लॉ, जो मैं पढ़ाऊंगा, जो मेरे हाथ में है, ठीक है, हम उसके बारे में ही डिस्कस करेंगे। देखो दोनों जो सब्जेक्ट, ये पूरा जो सब्जेक्ट है, पेपर नंबर 2 है आपका, ठीक है, पेपर नंबर 2 है बिजनेस लॉ एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, ठीक है, पेपर नंबर 2 है आपका। ये जो है बिजनेस लॉ जो है वो कितने मार्क्स का आएगा, 60 मार्क्स का। कितने मार्क्स का आएगा, 60 मार्क्स का। अब कोई बच्चा पूछेगा अच्छा ये 60 मार्क्स का, तो बाकी 40 मार्क्स कहाँ पे। देखो पेपर नंबर 2 जो है वो 100 मार्क्स का है, लेकिन उसमें 100 में से 60 मार्क्स किसके हैं, बिजनेस लॉ के। आर यू अंडरस्टैंडिंग। तो सर 40 मार्क्स किसके हुए, BCR, दैट इज बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग के 40 मार्क्स उसके हो गए। आपको ये समझ गया। इसके आगे मैं आपको एक बात बताता हूँ, बिजनेस लॉ कितने मार्क्स का, 60 मार्क्स का है। और वो जो पेपर होगा वो कैसा होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा। कैसा होगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। इन विच केस आपको, मतलब से डिस्क्रिप्टिव का मतलब आपको लिखना पड़ेगा, इट विल बी अ रिटन पेपर।
अब सर 60 मार्क्स का पेपर है, रिटन पेपर है, ये सब कुछ समझ गया। अब मैं इसका आपको पेपर फॉर्मेट बताता हूँ कैसा होने वाला है। आपको पेपर में 6 क्वेश्चन आएंगे सर, बस 6 क्वेश्चन, 6 मेन क्वेश्चन आएंगे, 6 मेन क्वेश्चन, उसके अंदर ABCD वगैरह होगा। लेकिन मेन कितने क्वेश्चन आएंगे? 6 क्वेश्चन मेन आएंगे। हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का? 12 मार्क्स का। सर अभी आपने बोला 60 मार्क्स का पेपर है और अभी आप 72 मार्क्स, 6 क्वेश्चन इंटू 12 72 होता है सर। नहीं नहीं, मैं बताता हूँ अभी आपको। 6 क्वेश्चन रहेंगे, 6 क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन जो रहेगा वो आपके लिए बन जाएगा कंपलसरी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? पहला क्वेश्चन क्या बन जाएगा? कंपलसरी। इसको आप छोड़ सकते नहीं हो। लेकिन फिर क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 कितने क्वेश्चन हुए? 5। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, 5 क्वेश्चन हुए। इसमें से आपको कितने लिखने हैं? एनी 4। एनी 4। तो अब आप समझ गए, पहला क्वेश्चन जो है 12 मार्क का, बाकी कितने क्वेश्चन है? 4 क्वेश्चन, 5 में से 4। पहला क्वेश्चन करना ही पड़ेगा, फर्स्ट क्वेश्चन जो स्टार्टिंग के पेपर में फर्स्ट रहेगा ना, वो तो आपको करना ही है, 12 मार्क का है। समझ रहा है कि नहीं? उसमें कुछ नहीं आया तो आटली बाटली फूट ली, तुम्हारा गेम ओवर वहां पे। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? इन विच केस क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 6 तक, क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 6 तक कितने क्वेश्चन है? आपको 5 क्वेश्चन है, उसमें से आपको 4 करने हैं। ईच कैरिंग कितना मार्क्स? 12 मार्क्स। तो कितने बन जाते हैं? 48। 12 इंटू 4 48। और पहला क्वेश्चन 12 मार्क का, तो 60 मार्क आपको मैंने समझा दिया। क्योंकि ये सब क्यों बता रहे हो सर? क्योंकि आप गेम खेलने वाले हो। आप जब भी क्रिकेट खेलने जाते हो तो आप पहले गेम के रूल समझते हो, है कि नहीं? तो हम जब पेपर लिखने वाले हैं, ये हमारे लिए क्या है? वर्ल्ड कप है बाबा, है कि नहीं? तो हमको भी रूल समझना पड़ेगा, बरोबर है कि नहीं? इन विच केस अभी मैंने आपको समझा दिया, पेपर पैटर्न समझा दिया, अभी मैं आपको सिलेबस समझाता हूँ। क्या समझाता हूँ? सिलेबस। सिलेबस क्या है सर? और सीए फाउंडेशन के लॉ का सिलेबस क्या है? देखो 5 एक्ट है। कितनी एक्ट है? 5 एक्ट। सबसे पहला आता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कौन सा है? 1872। फिर आता है सेल ऑफ गुड एक्ट 1930। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। उसके बाद आपका फेवरेट, आपने पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत, द पार्टनरशिप एक्ट 1932। हल्का हल्का आपको पता है। सर कैसे पता है? पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स किया है कि नहीं? तो आपको आइडिया थोड़ा बहुत रहेगा। ओसीएम पढ़ा है। ओसीएम में आपने क्या पढ़ा? यही तो पढ़ा है, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, मेरिट्स डीमेरिट्स, है कि नहीं? इन विच केस पार्टनरशिप एक्ट 1932 पढ़ेंगे। और उसके बाद अपना आएगा सर क्या? द एलएलपी एक्ट 2008। एलएलपी मतलब क्या होता है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। द एलएलपी एक्ट 2008। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबका फेवरेट होने वाला है कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013। सो सबका फेवरेट क्यों होएगा? अरे पढ़ाऊंगा वैसा, है कि नहीं? मेरा फेवरेट आपका फेवरेट, है कि नहीं? कंपनीज एक्ट 2013। इतना ही बता के मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो चैप्टर्स है, पर वो 5 ही चैप्टर है, बराबर है? 5 ही एक्ट आपको पढ़नी है। सर अभी हमको आप बताओ कि कौन सा कितने मार्क्स का आएगा? मैं आपको ये भी बताऊंगा। आईसीआई बोलता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो 15 से लेके 21 मार्क का आएगा। कितने मार्क का आएगा? 15 से लेके 21 मार्क का आएगा। लेकिन आईसीआई बिन आईसीआई, है कि नहीं? उसने एग्जाम में 22 मार्क का पूछ लिया, 1 मार्क एक्स्ट्रा। मतलब ये चैप्टर आपको समझेगा कि ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं? इनफैक्ट आपका जो पोर्शन है वो पूरा एक तरफ और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक तरफ, ठीक है? इन विच केस नेक्स्ट आता है सर क्या? सेल ऑफ गुड्स एक्ट। क्या आता है? सेल ऑफ गुड्स एक्ट, जो आईसीआई बोलता है कि 12 से 15 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, लेकिन आईसीआई बीन आईसीआई अगेन कितने मार्क्स के लिए पूछता है? 16 मार्क्स के लिए। अगेन थर्ड एक्ट कौन सा है आपका? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, जो कि आईसीआई बोलता है 12 से लेके 15 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, लेकिन अभी तक का एग्जाम का ट्रेंड रहा है 16 मार्क्स के आता है। नेक्स्ट आता है द एलएलपी एक्ट 2008, जो कि आईसीआई बोलता है 3 से 6 मार्क के लिए पूछेंगे। हम पूछेंगे कितने मार्क्स के लिए? 3 से लेके 6 मार्क के लिए। लेकिन आईसीआई यहाँ पे पागलपन करता है, पागलपन नहीं बोलूंगा, बट आईसीआई यहाँ पे क्या करता है? बच्चों को चकमा देता है और क्या करता है? 5 मार्क के लिए पूछ लेता है। 3 से 6 मार्क बोला है और 5 मार्क के लिए आता है, बराबर है? बट अगर देखा जाए तो आईसीआई राइट है। हमने बोला 3 से 6 मार्क, 5 मार्क चलेगा ना? कम, बराबर है ना? ज्यादा नहीं और 3 से कम भी नहीं। इन विच केस लास्ट आता है कंपनीज एक्ट 2013, जो कि आईसीआई बोलता है कि 9 से 12 मार्क के लिए पूछेंगे, लेकिन आईसीआई जो है वो 13 मार्क के लिए पूछता है एग्जाम में। अच्छा ठीक है, अभी जो बच्चे लोग मार्क्स के हिसाब से पढ़ाई करने वाले हैं वो बोलेंगे कि सर फर्स्ट एक्ट इंपॉर्टेंट है। मैं बोलता हूँ हाँ, वेरी 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 क्रूशियल।
ठीक है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर सेकंड और थर्ड भी इंपॉर्टेंट है, मैं बोलता हूँ यस, वेरी 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 क्रूशियल, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 16 मार्क्स के लिए पूछा गया है। ठीक है सर, कोई बोलेंगे फोर्थ चैप्टर दैट इज द एलएलपी एक्ट, दैट इज द एलएलपी एक्ट, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि 3 से 6 मार्क के लिए आता है, 5 मार्क के लिए आता है। सर मैं आपको बोलूंगा ऐसा मत सोचना, मैं आपका इसका रीजन बताऊंगा। इसी के संग संग जो लास्ट एक्ट आती है कंपनीज एक्ट, वो एग्जाम में आई हुई 13 मार्क्स के लिए, तो आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगता है। पहले मैं एक चीज़ को क्लियर करता हूँ, अगर आप सीए फाउंडेशन कर ही रहे हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि देखो सीए फाउंडेशन के अंदर जो आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है, जो पहली एक्ट है आपके यहाँ पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और में आता है कंपनीज एक्ट, ये दोनों एक्ट आपको इंटरमीडिएट में भी आने वाली है। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पढ़ लूंगा चलो बस खत्म, बात बात खत्म, नहीं बाबा नहीं, आगे भी आने वाला है। या फिर आप बोलोगे सर कंपनीज एक्ट यहाँ पे छोड़ देता हूँ, पहले 3 एक्ट करता हूँ, मत छोड़ना, क्योंकि आगे पूरा कंपनीज एक्ट ही है इंटरमीडिएट में, फाइनल में। ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फिर से इंटरमीडिएट में आएगा फाउंडेशन के बाद, कंपनीज एक्ट भी फिर से कहाँ पे आएगा आपको, इंटरमीडिएट पे भी आएगा, फाइनल पे भी आएगा। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मेरी बात सुनना देखो मार्क्स देख के पढ़ाई करनी चाहिए, बात सही है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आपको बताऊँ पहला आपका चीज़ होना चाहिए कि आपने नॉलेज के लिए पढ़ाई करनी चाहिए। आप पहले नॉलेज लो, आपको आपको हमेशा व्हाट पे फोकस नहीं करना है, आपको हमेशा करना है वाई पे फोकस, कि मैं जो भी पढ़ रहा हूँ वो मेरे को काम में आने वाला है कि नहीं आने वाला है। हम ये आप ये सोचते हो कि पढ़ाई नहीं, ये आपको जीवन में काम आने वाला है। और हाँ, कि कितने लोगों के दिमाग में रहेगा कि लॉ थियोरी सब्जेक्ट है, लॉ थियोरी सब्जेक्ट है, प्लीज़ ये निकाल देना दिमाग से। सर क्यों, लॉ थियोरी तो है नहीं, लॉ प्रैक्टिकल है। सर प्रैक्टिकल कैसे हुआ, इसमें क्या सम सॉल्व करने, जिसमें सम सॉल्व करने हैं उसे हम न्यूमेरिकल बोलते हैं। बट जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ते हैं और वो दुनिया में लागू होता है, रियल लाइफ में, हम जो भी पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ये सब रियल लाइफ में होता है। हम जो भी कानून पढ़ेंगे, एक एक चीज़ रियल लाइफ में होती है, एक एक चीज़ रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती है, तो वो प्रैक्टिकल हुई कि नहीं हुई, कैसे थियरी हुई। अच्छा, अपना सब्जेक्ट प्रैक्टिकल है, बट वो मांगता क्या है अपने से, अंडरस्टैंडिंग और मेमोराइजिंग। क्या मांगता है अपने से, अंडरस्टैंडिंग और मेमोराइजिंग मांगता है। इज दैट वेरी क्लियर। सो प्लीज़ इसको थियरी मत समझना, क्योंकि सर आप अपना सब्जेक्ट इसलिए बोल रहे हो, ऐसा नहीं है। सच बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ कि लॉ है, और लॉ जो है वो रियल लाइफ में, मतलब अपने हम जो आजकल मतलब डे टू डे लाइफ में लॉ लगता है। आप में से कितने बच्चे रहेंगे जो मैथ्स पढ़ के आए रहेंगे, बरोबर है कि नहीं, मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ किसी को भी, बट मैथ्स कहाँ लगता है ये हमें पता नहीं है, एप्लीकेशन इन रियल लाइफ हमें नहीं पता। मैथ्स से आईक्यू बढ़ता है, पॉजिटिव बात। लेकिन ये लॉ जो है अपना, ये जो लॉ है ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है। सो ये लेक्चर में मैंने आपको देखो क्या समझाया, पूरा का पूरा मैंने आपको सिलेबस समझा दिया आपको सीए का। अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहला चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे, वो कौन सा होगा दैट विल डिपेंड। ठीक है, पर हम अगले अगले लेक्चर से हम लोग क्या करेंगे, अपना सिलेबस स्टार्ट कर लेंगे। मैंने आपको सिलेबस के बारे में बताया, पेपर पैटर्न बताया आपको मैंने, है कि नहीं, पूरा मैंने डिस्कस कर दिया। ओके, सो लेट अस डिस्कस अबाउट आउट सीएमए फाउंडेशन का लॉ। सीएमए फाउंडेशन में हमें पहले सब्जेक्ट के बारे में समझना पड़ेगा। सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट का नाम क्या है, फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। मतलब इस सब्जेक्ट को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला रहेगा क्या, बिजनेस लॉ, दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस लॉ, एंड दूसरा पार्ट जो रहेगा वो क्या रहेगा, बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में रहेगा। ठीक है, अब मैं जब पढ़ाऊंगा मैं आपको उसकी बात करता हूँ। पहले तो देखो, फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कम्युनिकेशन 100 मार्क का पेपर रहेगा, जिसमें 80 मार्क जो है वो किसको डिवोट किए हुए, बिजनेस लॉ को डिवोट किए। 20 मार्क्स को जो दिए, 20 मार्क्स जो है वो किसको डिवोट किए हुए, अपन ने बिजनेस कम्युनिकेशन को डिवोट किए हुए। अब मैं आपको ये 80 मार्क्स के बारे में बताता हूँ। ठीक है, 80 मार्क्स का जो सिलेबस है आपका, 80 मार्क्स का जो सिलेबस है आपका, उसमें आप देखना ज़रा सा, उसमें आप देखना कितने एक्ट है, आप कितने एक्ट पढ़ने वाले हो। आप 3 एक्ट पढ़ने वाले हो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। वंस अगेन आप देखो सिलेबस को देखोगे तो सबसे पहले क्या आ जाता है, अपना इंट्रोडक्शन आता है। इंट्रोडक्शन में हम लॉ के बारे में पढ़ेंगे, जो इस चैप्टर में हमने डिस्कस किया है वो डिटेल में हम शायद से वहाँ पे पढ़ेंगे, है कि नहीं, हम डिटेल में वहाँ पे देखेंगे, जो रहेगा वहाँ पे पढ़ेंगे। इन विच केस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को हम डिटेल में पढ़ेंगे।
और फिर हम पढ़ेंगे सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 को हम पढ़ेंगे डिटेल में, और फिर आता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। अब इसमें इंट्रोडक्शन कितने मार्क्स का आएगा? 10 मार्क का आएगा। आउट ऑफ 100 मार्क्स 10 मार्क्स जो रहेगा वो इंट्रोडक्शन चैप्टर में से आएगा, 30 मार्क्स जो है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से आएगा, और 20 मार्क्स जो है वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट से आएगा। एंड लास्ट बाकी के जो 20 मार्क्स है वो कहाँ से आएगा? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 से आएगा। तो मैंने आपको यहाँ पे क्या किया, सिलेबस भी समझा दिया। देखो अपना सिलेबस काफ़ी छोटा है, ठीक है, काफ़ी बड़ा नहीं, काफ़ी छोटा है, और हमारे लिए आसान करके दिया है CMA इंस्टीट्यूट ने। सो इन बीच केस आपको देखना है, आपको 4 टॉपिक्स ही पढ़ने हैं। पहला इंट्रोडक्शन रहेगा, फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रहेगी, फिर अपना सेल ऑफ गुड्स एक्ट, और फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। मैंने आपको इसके अंदर इस लेक्चर के अंदर आपको मैंने पूरा चैप्टर जो है पूरा मतलब CMA फाउंडेशन का फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कम्युनिकेशन जो सब्जेक्ट है अपना, मैंने आपको उसका पूरा बाइफिकेशन बता दिया कि 2 पार्ट में डिवाइड होगा, ठीक है। 80 मार्क्स अपना बिजनेस लॉ के लिए, 20 मार्क्स अपना बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए, और सिलेबस मैंने आपको समझा दिया कितने एड्स है और कौन सी एड कितने मार्क्स के लिए आने वाली है वो भी मैंने आपको बता दी। और ये किसने बताया है कितने मार्क्स के लिए पूछा जाएगा? CMA इंस्टीट्यूट ने बताया गया है। उन्होंने जो बताया मैं वही फॉलो कर रहा हूँ। देखो CMA इंस्टीट्यूट की जो बुक है, जो मटीरियल है, वही अपने लिए क्या बोलते हैं, बाइबल, कुरान, गीता। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग? सो दिस इज ऑल अबाउट CMA फाउंडेशन लॉ सब्जेक्ट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट के अंदर सब्जेक्ट के बारे में बताना चाहूंगा मैं। सब्जेक्ट का नाम क्या है? लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग जो 50 मार्क का सब्जेक्ट है आपका। और बट ये सब्जेक्ट को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। पहला पार्ट रहेगा लीगल एप्टीट्यूड और दूसरा रहेगा लॉजिकल रीजनिंग, और दोनों को 50-50 कर दिया है। दैट इज लीगल एप्टीट्यूड को 25 मार्क्स के लिए पूछेंगे और लॉजिकल रीजनिंग को 25 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। ओके, इन विच केस मैं आपको पढ़ाने वाला हूं लीगल एप्टीट्यूड। लीगल एप्टीट्यूड जो है 25 मार्क्स के लिए पूछेंगे। उसका सिलेबस क्या होगा सर? उसका सिलेबस क्या होने वाला है? तो उसके सिलेबस में देखो, आप देखोगे तो 5 टॉपिक है। कितने टॉपिक है? 5 टॉपिक है। लेकिन अगर मैं आपको बताने जाऊँ तो 5 नहीं 6 टॉपिक है। सर कैसे 6 टॉपिक है? बताओ जरा, बताता हूँ। सबसे पहला आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बाद हम उसको पढ़ने के बाद हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ जनरल लॉ। एलिमेंट्स ऑफ जनरल लॉ, इस टॉपिक को उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला आता है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और लॉ ऑफ टॉर्ट। तो हम इसी के अंदर 2 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो आपके अभी तक कितने बन गए हैं? ऐसे देखे जाए तो दो टॉपिक बने, बट ऐसे देखने जाए तो बाइफिकेशन करेंगे तो कितने हो गए? 1 2A 2B, 3 टॉपिक हो गए, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखेंगे? एलिमेंट्स ऑफ कंपनी सेक्रेटरी लेजिस्लेशन। मतलब हम कंपनी सेक्रेटरी के लॉ, उनके अंदर क्या क्या होता है, सेक्रेटरी के अंदर जो भी CS का जो भी लॉ है, ICSI ने जो बनाया है, उसके बारे में हम इसके अंदर समझेंगे। देन आता है एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ। कंपनी लॉ के बारे में समझेंगे। फिर लीगल रीजनिंग को हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये है आपका सिलेबस CS का। CS का सिलेबस मैंने आपको डिस्कस किया कि CS के अंदर सब्जेक्ट का नाम क्या है? लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, जिसको अपन 2 पार्ट करते हैं। एक होता है लीगल एप्टीट्यूड और दूसरा होता है लॉजिकल रीजनिंग। और लीगल एप्टीट्यूड जो है वो 25 मार्क का होगा और लॉजिकल रीजनिंग जो है 25 मार्क की होगी। देन लीगल एप्टीट्यूड के अंदर सिलेबस के अंदर कितने टॉपिक्स है? ऐसे देखे जाए तो 5 मेन टॉपिक है। हेड टॉपिक कितने? 5। पहला आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फिर आता है जनरल लॉ, फिर आता है अपना लॉ किसका? कंपनी सेक्रेटरी का लेजिस्लेशन, फिर आता है कंपनीज एक्ट, और फिर आता है अपना लीगल रीजनिंग। इज दैट वेरी क्लियर? सो ये है आपका सिलेबस किसका? CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट का। अब यहाँ पे आप बोलोगे सर आपने मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बताया अलग अलग एक्ट के बारे में। तो मैं आपको क्या बताऊँ, 50 मार्क का तो सब्जेक्ट है, उसमें 25 मार्क का लॉ है। अब 25 मार्क का क्या बाइफिकेशन मैं आपको दूँ, कहाँ से कितने मार्क्स का पूछा जाएगा? बट जैसे जैसे मैं आपको चैप्टर पढ़ाते जाऊँगा, मैं हर चैप्टर का वेटेज आपको पास्ट ट्रेंड एनालिसिस के बेसिस पे बताते जाऊँगा। ऐसा नहीं है कि आपको मैं CS वालों को मैं बता नहीं रहा हूँ उनका वेटेज, ठीक है, चैप्टर वाइज वेटेज। लेकिन 25 मार्क का तो सब्जेक्ट है, 25 मार्क में आपको मैं क्या बताऊँ? बट जैसे जैसे मैं आपको हर एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, यू कैन ट्रस्ट मी ऑन दैट। मैं आपको क्या करूंगा, मैं आपको हर चैप्टर का वेटेज देता जाऊंगा।
डोंट वरी ऑन दैट, ठीक है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द सिलेबस एंड इंट्रोडक्शन अबाउट लॉ सब्जेक्ट. आई होप यू लाइक द वीडियो, आई होप यू एंगेज विथ मी. आपको सब कुछ समझा है अच्छे से, एंड इफ आपको सब कुछ समझा है अच्छे से, आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज़ गिव लाइक टू द वीडियो. देखो, अगर नहीं अच्छा लगा है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है. बट डिसलाइक करने के बाद मैं आपको एक और चीज़ बोलूँगा, आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या मिस्टेक थी, क्या पॉइंट नहीं समझा, ठीक है. तो ये आपका फर्ज बनता है. सिर्फ डिसलाइक करके जाने से क्या मतलब होगा. तो आप लाइक कीजिए, अच्छा लगा है वीडियो, और लाइक के साथ शेयर तो बनता है. आपके जितने फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करना. आई एम वेरी श्योर कि आपका लॉ का सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग बना के छोड़ूंगा. इज दैट वेरी क्लियर. चलो, टेक केयर, सी यू इन द लेक्चर्स.